स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखिएगा, क्योंकि यूपी में वैकेंसी निकली है तो मैं आज बात करूंगी कुछ न्यू वैकेंसीज की। क्योंकि यूपीएससी से कुछ वैकेंसी निकाली जाती हैं हर साल, लेकिन इस बार यानी 2026 में पहली बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी निकली है। तो हो सकता है ये वैकेंसी आप लोगों के लिए हो। एग्जाम लेवल बिल्कुल वही रहेगा जो यूपीएससी का होता है, क्योंकि वैकेंसी जिस क्षेत्र से निकली है उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एग्जाम भी होगा। तो आज मैं सारी बातें आप लोगों को बस शेयर करूंगी यहाँ पर किस तरह से एग्जाम होगा यहाँ, और कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या वैकेंसी है। तो जो आपके मतलब की है उन वैकेंसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ टीचिंग पर ही बात करते हैं बेसिकली। तो कौन कौन से विषय वाले बच्चे इसमें फिल कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें वही प्रोसीजर वही रहेगा, आपका ओटीआर के थ्रू आप लोगों को भरना है, ठीक है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से वैकेंसी निकली। विज्ञापन आप काफी दिन हो गए निकले हुए, ठीक है। मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि अभी फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुए थे, बट अभी समय है, स्टार्टिंग ही हुई है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है वो 25 जून से शुरू हो चुकी है। यानी आज अभी इसमें समय है, 25 जून से शुरू हुई, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 5-6 दिन हुए हैं, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने, यानी इसमें शुल्क जमा करने की जो तिथि है, स्वीकार करने की अंतिम तिथि है 27/7 यानी 27 जुलाई है। इसके बाद इसमें लिखा है ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार यानी करेक्शन करने की जो समाधान करने की अंतिम तिथि है 3/8, ठीक है, अगस्त है, ठीक। अब देखिए यहाँ से सेम प्रोसीजर है, यानी आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। वो जरूरी है आजकल हर वैकेंसी के लिए। एक एक करके मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ, जैसे कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर नहीं लिया है, क्योंकि मोस्टली ऐसे हैं कि जिन्होंने ले रखा है, बट कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नहीं लिया है, तो वो आवेदन करने के 72 घंटे पहले वेबसाइट पर जाकर वही प्रोसीजर है आपका, आप ओटीआर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही इस वेबसाइट पर जाएंगे आप यूपीएससी की, और ये साइट है आपकी upsc.up.nic.in पर आप आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी चरण, जैसे कि ओटीआर, फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, ठीक है, उसके बाद करेक्शन आपको करना है फॉर्म में। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर दी गई हैं, और इनकी सूचनाएं एक सॉफ्ट और हार्ड कॉपी के रूप में आपको अपने पास भी रखनी है। वो रखनी भी चाहिए, जो आपका चाहे कोई भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो मैं इतना मानती हूँ कि आप जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके एक हार्ड कॉपी आप अपने पास रखिएगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि इन केस आपको नहीं पता कि बहुत, आप देखें टीजीटी का जो एग्जाम है 4 साल बाद हुआ, उसमें कुछ बच्चों को ये नहीं पता है कि उनका उसमें कांटेक्ट नंबर कौन सा था, जो कांटेक्ट नंबर था वो उनका बंद हो चुका है। तो ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फ्यूचर्स में आ जाती हैं, जिनके लिए बिल्कुल सेफ रहता है, तो ये सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा, ये प्री के लिए आवेदन है, ये भी ध्यान रखिएगा। मेंस के लिए आफ्टर प्री, जब आपका क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए आप आवेदन करते हैं। अभी फिलहाल ये प्री एग्जाम के लिए है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अब हर जगह पर आप देख रहे हैं कि प्री और मेंस हो चुका है, तो टीचिंग में भी प्री है, तो बेटर है कि आप इसको भी कर सकते हैं। इसमें अभिलेख और ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी का आयोग को प्रेषित नहीं करनी है, ठीक है। तो हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है, भेजनी नहीं है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन आवेदन में किए गए समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। यानी यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर अभिलेख जो है वो ऑनलाइन नहीं करने हैं, बस इसमें क्या है, ऑनलाइन की जो आवेदन की हार्ड कॉपी है, ठीक है, वो करनी, बाकी अभिलेख नहीं करने हैं, ठीक है। अब देखिएगा विशेष सूचना क्या है कि यहाँ पर दिया है आवेदन सबमिट करने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही है, बैंक में शुल्क जमा, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी, ठीक है। साइट पर जाकर आपको करना है। तो ये तो सारी चीजें हो गई, आप पढ़िएगा जरूर। मैं इतना कहूंगी, जब भी आप लोग किसी भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो इस तरह का जो नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है उसको पूरा पढ़िएगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर मेन बात करने जा रही हूँ, ये तो पूरा प्रोसेसर दे रखा है किस तरह से आपको फिल करना है। हम अभी बात करेंगे आपके जो वैकेंसी है उनको लेकर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ डोमिसाइल्स के बारे में भी कुछ दे रखा है, ठीक है। देखिए, डोमिसाइल्स लिंक जनतिथि क्रीमी लेयर नाम पते का जो दावा किया जाएगा वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो
आप जानते भी हैं। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ दे रखा है शुल्क के बारे में, ठीक है। तो आवेदन की जो प्रक्रिया में प्रथम और द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करना होगा, ठीक है। जैसे अनारक्षित यानी जनरल के लिए है 100 रुपीज ऑनलाइन है, कमजोर वर्ग अन्य पिछड़ा के लिए 25 रुपए है, ठीक है। टोटल यानी 125 है। और अनुसूचित जाति के लिए 40 रुपए है, जनजाति के लिए 25 है, योग जो हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे एक इसका प्रोसीजर भी है, ये थोड़ा सा आपको जूम करके ही दिखा देते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है इसका परीक्षा का, ठीक है। तो परीक्षा का प्रोसीजर है, यानी यहाँ पर जो है लिखित सामान्य जो पहला जो आपका पेपर होगा, यानी प्री की हम बात कर रहे हैं, तो लिखित परीक्षा यहाँ पर होगी। मेन जो है पहले प्री होगा, मेंस होगा, फिर साक्षात्कार में पूर्ण, यानी बिल्कुल जैसे केबीएस का एग्जाम हुआ, प्री मेंस, और उसके बाद जो है आप लोगों का इंटरव्यू है। सेम समझ लीजिए, बस इसका लेवल थोड़ा सा एक अपग्रेड लेवल होता है। अब यहाँ प्री के लिए रिक्तियों की संख्या है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो है रिक्तियों की संख्या 2026 में 500 है। रिक्तियों की संख्या परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है, नॉर्मल वही चीजें हैं, ठीक है। अब हम सीधा सा आ जाते हैं जो रिक्तियां स्पेशली आप लोगों की दे रखी हैं, इसको पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब रिक्तियां हैं आप, अब देखिए मैंने निकाली है यहाँ पर एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए जब तक आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो ये है प्रधानाचार्य पद की निकली हुई है, राजकीय इंटर कॉलेज मीडियम बालक बालिका वर्ग में निकली है, और इसकी जो अनिवार्य अर्हताएं हैं और अधिमानी दोनों दे रखी हैं। तो दोनों में से आपके पास कौन कौन सी है, तो ये प्रधानाचार्य पद के लिए है, ठीक है। दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा वो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कुछ भी आपको पूछना है, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। अदरवाइज मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के पास है, टेलीग्राम का लिंक आपके पास है। तो सबसे पहले भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से मानित विश्वविद्यालय संस्था से स्नातकोत्तर यानी पीजी किया हो, यानी आपने एमए किया हो। एमए का सब्जेक्ट कोई नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपने एमए कर रखा हो, ठीक है। एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि, दूसरी उपाधि क्या है, बीएड होना चाहिए। तीसरी है हाई स्कूल इंटरमीडिएट कक्षाओं या उच्चतर कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था में नियमित रूप से नियुक्ति हो जहां 3 वर्ष तक निरंतर पढ़ाने का अनुभव केंद्र राज्य सरकार की कोष अनुदान से नियमित वेतन आहरित किया हो आप लोगों ने, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस बेसिस पर मांगा गया है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है तो आप उसको लगा दीजिएगा। अधिमानी अर्हता क्या होती है, तो मेन तो यही होती है आपके पास, ठीक है। ये है तो ठीक है, ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये अधिमानी अर्हता के रूप में है, ठीक है। फिलहाल आपके पास जो है एमए होना चाहिए प्रिंसिपल के लिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर है अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। तो इनको यानी सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नीचे जो वैकेंसी है, सह जिला विद्यालय निरीक्षक उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और समकक्ष। तो दूसरी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है वो आपकी आती है सह जिला विद्यालय निरीक्षक उप सचिव, ठीक है। तो ये वैकेंसी आ गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आ गई, जो जनरली आप लोगों ने देखी है बहुत कम निकलती है, यूपीएससी के थ्रू निकली है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से स्नातकोत्तर यानी यहाँ पर भी क्या है आपका एमए होना चाहिए। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने एनसीटीई मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक यानी बीएड किया हो। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की, वही पीछे वाला राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इस तरह की जो भी कैंडिडेट होंगे उनको पहले लिया जाएगा, ठीक है। थर्ड आपकी वैकेंसी है वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान से वैकेंसी है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक यानी इसमें आपके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी विषय में। अधिमानी क्या है, एमएड, शिक्षा में पीएचडी, शिक्षा में एमफिल,
अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में सबसे पहले अधिमान दिया जाएगा। बाकी तो सारी दोनों चीजें वही है जो बाकी के में है। मतलब इसमें आपके पास मेन क्वालिफिकेशन अगर आपके पास बीए है और बीए के साथ अगर आपके पास एडिशनल बीएड है, एमएड है, तो आपको इसमें पहले वरीयता दी जाएगी। ठीक है। दूसरा है श्रम प्रवर्तन अधिकारी की है, जैसे कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक किया हो। विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या परास्नातक आपने किया हो, यानी आपके पास ये सब्जेक्ट है, इसमें आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया हो। इसके बाद जो आपकी बाकी से सब्जेक्ट यानी या तो उसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अधिमानी हर्ता में जो है अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसमें ये वही चीजें हैं जो पीछे दी हुई थी। ठीक है। क्रेडिट और बी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तीसरा है सहायक श्रमायुक्त। ठीक है। ये जो पोस्ट है आपकी 5 नंबर की, इसमें जो है विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कार्य, कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में परास्नातक की उपाधि की अर्हता निर्धारित की हो। अधिमानी अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने ये वही चीजें। ठीक है। तो ये आपका हो गया, यानी इसमें भी आपको क्या चाहिए होगा, तो इसमें आपको बाकी इतने सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसमें आपको एमए आपने कर रखा हो तो आप इसके पीछे जो थी आपकी 2-3 वैकेंसी हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं। पेपर थोड़ा सा जो है आप जानते ही हैं कि लेवल इसका काफी टफ वाला होता है। ठीक है। इसके बाद है इसमें जैसे खाद्य तकनीक अध्ययन के विषय यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है। ये इतने सारे विषय हैं और इन विषयों से संबंधित ही क्या है इसमें चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। और इसकी जो अधिमानी अर्हता है वो दे रखी, जिला परिवीक्षा अधिकारी है, सहायक नियंत्रण विधिमाक विज्ञान ग्रेड 2 है, विशेष कार्याधिकारी कंप्यूटर, ये वो जनरली वो वैकेंसी है जो हमेशा होती है। सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन की वैकेंसी है, जिला कार्यक्रम अधिकारी की है, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिससे जो है संविदा पर यूपी में वैकेंसी भी निकलती है। ठीक है। तो अधिकारी की तो नहीं निकलती है, मेनली जो है जनरल सी वैकेंसी निकलती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो स्नातक इसमें मांगा गया है किसी भी विश्वविद्यालय में, वो भी समाजशास्त्र या गृह विज्ञान से मांगा गया है। आपने कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है। अब देखिएगा दूसरी चीज है यहाँ पर, अब देखिएगा मैं आपको आगे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दूंगी कि इसमें परीक्षाएं किस प्रकार से होगी। तो जैसे कि अभ्यर्थियों द्वारा इसमें दिया हुआ है, क्योंकि बाकी सारे जो पद है उनके बारे में मैंने इसलिए ज्यादा डिटेल से नहीं बताया है। अगर आप उसमें बाकी इंटरेस्ट है तो मैं आगे एक और वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मेन पर्पस था यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित वैकेंसी जो आई है उन पर वीडियो बनाना। अब देखेंगे यहाँ से अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिए जाने की स्थिति में उन्हें ही विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु विचार किया जाएगा। ठीक है। दूसरा है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में जारी शासनादेश जो संख्या इतनी दी है उसमें 19/7/2023 का प्रवर्तनीय अंश जो है कुछ है, इसमें नीचे दे रखे हैं कि ये अंश इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं परीक्षाओं को लेकर, जो यहाँ पर है कि पदों की संगत सेवा नियमावली का विवरण 5 पर उपलब्ध है और आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण करना आवश्यक है। तो शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, जैसे पुलिस उपाधीक्षक के लिए जरूरी होता है, अधीक्षक के लिए जरूरी है, जिला कमांडेंट, होमगार्ड, आबकारी, उपकारापाल, ठीक है, इन सब के लिए जरूरी होता है। तो जैसे कि ये क्या है, कुछ ऐसे पदों के लिए पुलिस स्पेशलिस्ट, तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके एजुकेशन के लिए इस तरह की चीज मांगी जाएगी, तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोकसली आप लोगों को इतना नहीं ध्यान से मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पर्पज मेन एजुकेशन है, तो आपका जो माइंड सेट है वो उधर ही होता है। ठीक है। अब इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में फिल कर रहे हैं, तो आयु सीमा की गणना सबसे पहले है कि क्योंकि क्वालिफिकेशन आपको ऑलमोस्ट पता चल चुकी है, आयु सीमा 2026 को 1 जुलाई 21 वर्ष की आयु कम से कम हो गई हो आपकी, और 40 से ज्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए। जन्म 2 जुलाई 1986 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी इसके बीच का होना चाहिए। ठीक है। दिव्यांगजन हेतु क्योंकि इसी बीच में जिनकी आयु होगी वो इस आयु को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब है दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु 55 वर्ष है, अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1971 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।
प्रधानाचार्य ये आपके मतलब का है राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बालक या बालिका वर्ग हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 30 वर्ष की आयु अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए। उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यानी उनका जन्म 1986 से जो पीछे दिया था और 1996 के बाद का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट क्या है कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति इन्हीं को छूट होगी देखिएगा इसमें, क्योंकि वर्गीकृत खेलों कुशल खिलाड़ी जिनके पास इस तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, राजकीय कर्मचारी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट मान्य होगी। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और ये है उत्तर प्रदेश समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट होगी। ठीक, तो ये सब छूट दी हुई है इसके बेसिस पर आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मंडी परिषद और ये सब इनका दिया हुआ है। अब है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पर साक्षात्कार के संबंध में कुछ चीजें दी गई हैं कि किस प्रकार से होगा, यानी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य यानी मेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा, क्योंकि ये प्री के मैंने बताया था प्री के लिए आवेदन है, तो इसके लिए दोबारा आप आवेदन करेंगे अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं मेंस में जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे वो मेंस के लिए दोबारा अप्लाई करेंगे, तो दोबारा फॉर्म आएंगे तब आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखिएगा कि परीक्षा शुल्क 80 रुपए, ये सब परीक्षा शुल्क दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जब आप मेंस कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा और जब मार्क्स आपके बनेंगे टोटल उसमें जो मेरिट लिस्ट लगेगी तब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब इधर आप देखेंगे ये भी सब वही दिए मूल प्रमाण पत्रों की जांच साक्षात्कार ठीक है किस समय ही होगी, यानी डीबी जो है आप लोगों का अलग से नहीं होगा, इंटरव्यू के टाइम ही हो जाएगा। फोटोग्राफ तो सारी चीजें आएंगी कि आपको क्या क्या लेकर जाना है जो इंटरव्यू लेवल तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर वही सारे दावे जो हैं कि आपके पास जितनी भी सारी चीजें हैं अगर वो आपने अप्लाई जो जब किया है जितने डॉक्यूमेंट्स फिल किए हैं वो आपके पास होना चाहिए, वरना आपका आवेदन ही निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। इनके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको जो है अप्लाई करना है और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। इसका सिलेबस जो है जो मैंने बताया एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज हैं उनका सिलेबस मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर डिस्कस करूंगी। और जो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो एक बार यस कर दीजिएगा। जो इंटरेस्टेड हैं, मैं कहूँगी अगर आपने केवीएस की प्रिपरेशन की है या यूपीएलटी की प्रिपरेशन की है तो आपको ये जरूर भरना चाहिए, क्योंकि आपके पास क्वालिफिकेशन भी है और आपने प्री क्वालिफाई किया है। क्योंकि एलटी का जो प्री था, जो एलटी का प्री या केवीएस का प्री करके आया वो इसको आराम से कर पाएगा। थोड़ी मेहनत और करनी है तो आराम से आप कर पाएंगे, हौसला बनाने की जरूरत होती है। चलिए सिलेबस अगर आपको चाहिए तो सिलेबस मेंशन कर दीजिएगा, मैं सिलेबस भी इसका नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।